नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, ये है एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट 9। दोस्तों, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है इंश्योरेंस टर्म जो एलआईसी के ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ एचआर और बिहेवियरल क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एलआईसी एएओ इंटरव्यूज़ के लिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है एलआईसी एएओ इंटरव्यू की, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसके अलावा अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक सेव नहीं की है, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो आएँगी, वो इसी प्लेलिस्ट में आएँगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं, बट आप पैनल के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते, तो ये इंश्योरेंस के शॉर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको पैनल के सामने आंसर्स को बोलना चाहिए, जिससे आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लैप्स रेट इन लाइफ इंश्योरेंस, हाउ डज इट इम्पैक्ट द बिजनेसेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, लैप्स रेट का मतलब होता है उन पॉलिसी का परसेंटेज जो इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं। सर, एग्जांपल है इसका, अगर 100 पॉलिसी एक्टिव हैं, उनमें से 10 पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करना स्टॉप कर दें, तो लैप्स रेट 10% हो जाता है। सर, हाई लैप्स रेट इंश्योरेंस इकोसिस्टम के 3 स्टेक होल्डर को अफेक्ट करता है। पहला है सर, पॉलिसी होल्डर को नुकसान होता है क्योंकि उनकी लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। सेकंड सर, इंश्योर को प्रॉब्लम होती है क्योंकि कंपनी ने जो इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट जैसे एजेंट कमीशन, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगाई होती है, वो रिकवर नहीं हो पाती। थर्ड सर, एजेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उनको रिन्यूअल कमीशन नहीं मिल पाती। सर, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो हाई लैप्स रेट प्रीमियम इनकम को रिड्यूस करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिजर्व को डिस्टर्ब करता है, और कंपनी को नए कस्टमर एक्वायर करने पर ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। सर, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है। आईआरडीआई के इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन 2024 के अकॉर्डिंग इंश्योर को परसिस्टेंसी लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना होता है अक्रॉस ऑल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और लैप्स और मिस सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर इंप्लीमेंट करने होते हैं। जनरली सर, 13 मंथ परसिस्टेंसी रेट आइडियली अराउंड 85 से 95% होना चाहिए, जो एक हेल्दी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को इंडिकेट करता है। सर, एलआईसी भी लैप्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप लेता है, जैसे ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करना, प्रीमियम रिमाइंडर भेजना और रिवाइवल फैसिलिटी देना, जिससे पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी दोबारा एक्टिव कर सके। ओवरऑल सर, लो लैप्स रेट ये इंडिकेट करता है कि इंश्योरेंस बिजनेस हेल्दी, ट्रस्टेड और प्रॉफिटेबल है, और पॉलिसी होल्डर भी लॉन्ग टर्म तक कंपनी के साथ बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज एंड हाउ वुड यू यूज इट व्हाइल एडवाइजिंग अ कस्टमर अबाउट देयर इंश्योरेंस नीड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब होता है एक इंडिविजुअल की फाइनेंशियल वैल्यू जो अपनी फैमिली के लिए जनरेट करता है, बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक उसकी इनकम, एज, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज क्या है। सर, इस कंसेप्ट का मेन पर्पस ये समझाना होता है कि अगर अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाए, तो फैमिली को फाइनेंशियली कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल सर, अगर कोई पर्सन 5 लाख रुपीस पर ईयर अर्न करता है, उसके पास रफली 25 वर्किंग ईयर रिमेनिंग है, तो सिंपल टर्म में उसकी फैमिली अराउंड 1.25 करोड़ रुपए की इनकम पर डिपेंड करेगी ओवर दैट पीरियड। इसी बेसिस पर उसका आइडियल लाइफ कवर एस्टिमेट किया जाता है। सर, अगर मैं एएओ के रोल में कस्टमर को एडवाइस कर रहा हूँ, तो मैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच यूज़ करूँगा ताकि कस्टमर के लिए राइट सम अश्योर डिटरमाइन किया जा सके। ये रिकमेंडेशन सिर्फ इस बेसिस पर नहीं होगी कि कस्टमर कितना प्रीमियम पे करना चाहता है, बल्कि इस बेसिस पर होगी कि उसकी फैमिली को एक्चुअल में कितनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की नीड है। सर, इसी अप्रोच को नीड बेस्ड सेलिंग कहा जाता है, जिसे आईआरडीआई भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइन के थ्रू प्रमोट करता है। सर, इससे 3 इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलते हैं। पहला, कस्टमर को एडिक्वेट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है। सेकंड, कंपनी और एडवाइज़र के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। और थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस अपना रियल पर्पस फुलफिल करता है, जो है फैमिली के लिए इनकम रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एन एएओ इन एलआईसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें।
सर एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर और एएओ दोनों इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, लेकिन उनके काम का नेचर काफ़ी डिफरेंट होता है। सर डेवलपमेंट ऑफिसर मेनली फील्ड बेस्ड रोल होता है। उनका मेन काम होता है इंश्योरेंस एजेंट को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना और मोटिवेट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी सेल कर सकें। इस तरह डेवलपमेंट ऑफिसर अपने असाइंड एरिया में न्यू बिजनेस जनरेट करने और बिजनेस ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस करता है। वहीं सर एएओ एक ऑफिस बेस्ड ऑफिसर रोल होता है। एएओ एलआईसी के इंटरनल ऑपरेशन को हैंडल करता है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनका काम हो सकता है, जैसे अंडरराइटिंग, पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम सेटलमेंट, अकाउंट, एचआर या आईटी मैनेजमेंट। मतलब एएओ इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल प्रोसेस स्मूथली रन करें। सर अगर सिंपल वर्ड में कहें तो डेवलपमेंट ऑफिसर बाहर से बिजनेस लेकर आता है, जबकि एएओ ऑफिस के अंदर उस बिजनेस को मैनेज और ऑपरेट करता है। ओवरऑल सर अगर मुझे एएओ के रूप में काम करने का मौका मिलता है, तो मैं ऑफिसर लेवल रेस्पॉन्सिबिलिटी को सिंसियरली हैंडल करूंगा, जैसे पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और पॉलिसी होल्डर की सर्विस क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो एंड व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी लायबिलिटीज स्पेशली पॉलिसी होल्डर क्लेम पे करने के लिए इनफ असेट है या नहीं। इंडिया में आईआरडीए ने सभी इंश्योर के लिए ये मैंडेटरी किया है कि उनका मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 यानी 150% होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी का असेट हमेशा उसकी लायबिलिटी से कम 150% होने चाहिए। सर अगर प्रॉफिट और सॉल्वेंसी रेशियो को कंपेयर करें, तो प्रॉफिट हमें बताता है कि कंपनी ने पास्ट में कितना कमाया, लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कंपनी प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉलिसी होल्डर के क्लेम पे कर पाएगी या नहीं। फॉर एग्जांपल सर, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन अगर एक बड़ी नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड या अर्थक्वेक की वजह से एक साथ हजारों क्लेम आ गए और कंपनी का सॉल्वेंसी वीक हो, तो कंपनी के लिए सब क्लेम पे करना मुश्किल हो सकता है। इस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए सर सॉल्वेंसी रेशियो इंश्योरेंस सेक्टर में प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्शन से होता है। सर एलआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो कंसिस्टेंटली आईआरडीए की मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर रहता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी को शो करता है। सर इसी वजह से आईआरडीआई सॉल्वेंसी रेशियो को हर क्वार्टर मॉनिटर करता है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि इंश्योर हमेशा पॉलिसी होल्डर के क्लेम पे करने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर राइडर्स इन लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर लाइफ इंश्योरेंस में राइडर एक एड ऑन बेनिफिट होता है, जो बेस पॉलिसी के साथ अटैच किया जाता है, थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देकर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेने के लिए। सर जनरली एक बेसिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ रिस्क को कवर करती है, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ डेथ का रिस्क नहीं होता, कभी एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी या कभी सीरियस इलनेस का भी रिस्क हो सकता है। राइडर का पर्पस यही होता है कि इन एडिशनल रिस्क को कवर कर सके। सर इंडिया में कुछ कॉमन राइडर होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अगर एक्सीडेंट डेथ होती है तो नॉमिनी को एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है। सेकंड सर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। अगर इंश्योर्ड पर्सन परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। थर्ड सर क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर कोई मेजर इलनेस डायग्नोज होती है तो इंश्योर्ड को लमसम अमाउंट मिलता है। फोर्थ सर वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो फ्यूचर के प्रीमियम वेव कर दिए जाते हैं, यानी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है बिना प्रीमियम पेमेंट के। और एक टर्म राइडर भी होता है, जिसमें बेस पॉलिसी के ऊपर एडिशनल लाइफ कवर मिलता है रिलेटिवली लो कॉस्ट पर। ओवरऑल सर राइडर का मेन बेनिफिट ये है कि पॉलिसी फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज्ड बन जाती है। कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन कस्टमाइज कर सकता है बिना नई पॉलिसी खरीदे। और सर इंश्योर के पर्सपेक्टिव से भी राइडर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करते हैं और पॉलिसी वैल्यू बढ़ाते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी इम्प्रूव होता है, जो आईआरडीआई के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 विजन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन एएओ यू विल वर्क अंडर ब्रांच मैनेजर एंड सीनियर ऑफिसर। इन योर व्यू, हाउ शुड अ यंग ऑफिसर रिसीव एंड रेस्पॉन्ड टू फीडबैक
or correction from senior, especially when you may not fully agree with it. चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं सीनियर के फीडबैक को क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। सबसे पहला स्टेप सर केयरफुली और पेशेंटली लिसन करना होता है। जब सीनियर कोई फीडबैक या करेक्शन देते हैं तो मैं उन्हें बिना इंटरप्ट किए पूरा सुनूंगा, काम रहूंगा और ओपन माइंड के साथ बात समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सर मैं ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है तो मैं इमीडिएटली एक्सेप्ट करूंगा और उसको करेक्ट करूंगा। ये प्रोफेशनल अप्रोच होता है। सर, अगर किसी सिचुएशन में मुझे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लगता है तो मैं उस समय आर्ग्यू नहीं करूंगा। मैं सूटेबल मोमेंट का वेट करूंगा और फिर रेस्पेक्टफुली अपनी बात रखूंगा, क्लैरिफिकेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर, एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूशन में सीनियर के पास बहुत डीप फील्ड एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन हैंडल की होती हैं जो शायद मैंने अभी तक फेस नहीं की है। इसलिए मैं उनकी गाइडेंस को प्रैक्टिकल लर्निंग की तरह ट्रीट करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, मैं फीडबैक पर एक्शन लेता हूँ। मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट वर्क में क्लियरली दिखे कि मैंने फीडबैक को सीरियसली लिया है। सर, मेरा मानना है कि फीडबैक पर एक्शन लेना ट्रस्ट बिल्ड करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और वही प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट करता है जो एलआईसी अपने ऑफिसर से एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट एलआईसी। If selected, where do you see yourself in 5 years from now, both in terms of your professional growth and your contribution to this organization? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर मुझे एलआईसी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम करने का मौका मिलता है तो अगले 5 साल में मैं अपनी ग्रोथ को स्टेप बाय स्टेप लर्निंग और कंट्रीब्यूशन के थ्रू देखना चाहूँगा। सर, पहले 2 साल में मेरा प्राइमरी फोकस लर्निंग पर होगा। मैं एलआईसी के प्रोडक्ट, इंटरनल प्रोसेसेस और ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग को अच्छे से समझना चाहूँगा। साथ ही टीम के साथ काम करते हुए मैं अपने आप को एक रिलायबल और रेस्पॉन्सिबल टीम मेंबर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहूँगा। थर्ड और फोर्थ ईयर तक मेरा एम होगा कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर पाऊँ, चाहे वो अंडरराइटिंग हो, क्लेम प्रोसेसिंग या पॉलिसी होल्डर सर्विस में। सर, मैं एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहूँगा। इस स्टेज पर मैं जूनियर कलीग को भी गाइड करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहूँगा। सर, 5th ईयर तक मैं अपने आप को एक ऐसे ऑफिसर के रूप में देखना चाहूँगा जो प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करे और पॉलिसी होल्डर का ट्रस्ट बिल्ड करे। इसके अलावा सर, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी लगभग 3.7% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 7% है। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने के लिए अभी काफ़ी स्कोप है। इसलिए सर, मैं एक्टिवली एलआईसी के मिशन में कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, इंश्योरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड तक पहुँचाने में, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में। साथ ही मैं आईआरडीआई के विज़न इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 को अचीव करने में भी अपना रोल प्ले करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑर्फन पॉलिसी एंड हाउ डज़ एलआईसी इंश्योर सच पॉलिसी होल्डर आर प्रॉपर्ली सर्विस्ड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ऑर्फन पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका एजेंट कंपनी छोड़ चुका हो। ये सिचुएशन रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, डेथ या लाइसेंस कैंसिलेशन की वजह से हो सकती है। पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी एक्टिव रहती है, लेकिन उसको एजेंट की तरफ से जो रेगुलर गाइडेंस और सर्विस मिलती थी वो टेम्परेरीली ख़त्म हो जाती है। सर, ऐसे पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए आईआरडीआई ने क्लियर गाइडलाइन इशू की हैं। सबसे पहला सर, इंश्योर जैसे एलआईसी ऑर्फन पॉलिसी को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद इन पॉलिसी को एक्टिव एजेंट को अलॉट किया जाता है, जिनको अलॉटी एजेंट कहा जाता है। सर, अलॉटी एजेंट सेलेक्ट करते वक्त कंपनी उनका पास्ट परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करती है और उनकी कंसेंट भी ली जाती है। इसके बाद उन्हें पॉलिसी सर्विस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अलॉटी एजेंट को रिन्यूअल कमीशन मिलता है ताकि वो पॉलिसी होल्डर को सिंसियरली सर्विस करे, लेकिन सर कोई अपफ्रंट कमीशन नहीं दिया जाता क्योंकि पॉलिसी ओरिजिनली किसी और एजेंट ने प्रोक्योर की थी। इसके अलावा इंश्योर को आईआरडीआई को पीरियोडिक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है जिसमें ऑर्फन पॉलिसी के अलॉटमेंट की डिटेल होती है। इससे रेगुलेटर मॉनिटरिंग भी होती रहती है। सर, एलआईसी के ब्रांच ऑफिसेज भी डायरेक्टली पॉलिसी होल्डर को सर्विस देते हैं, जैसे प्रीमियम पेमेंट, पॉलिसी लोन, नॉमिनेशन चेंज या क्लेम सेटलमेंट।
इन सब सर्विसेज में पॉलिसी होल्डर को कोई डिसरप्शन ना हो, ये इंश्योर किया जाता है। ओवरऑल सर, ये सिस्टम पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, चाहे एजेंट कंपनी में हो या ना हो। पॉलिसी होल्डर की सर्विस और बेनिफिट कभी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए और एलआईसी इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन प्रीमियम, रिस्क पूलिंग, बेनिफिशियरी एंड डिडक्टिबल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ये चार बेसिक कंसेप्ट इंश्योरेंस के फाउंडेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है सर प्रीमियम, वो अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए रेगुलरली पे करता है। ये पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर हो सकता है। जब तक प्रीमियम पे होता रहता है तब तक पॉलिसी वैलिड रहती है और रिस्क कवर मिलता रहता है। सेकंड है सर रिस्क पूलिंग। सर, रिस्क पूलिंग इंश्योरेंस का कोर प्रिंसिपल है। इसमें बहुत सारे लोग अपना प्रीमियम एक कॉमन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर अगर किसी पॉलिसी होल्डर को लॉस हो जाता है तो उस फंड से क्लेम पे किया जाता है। सिंपल वर्ड में, मैनी पीपल कंट्रीब्यूट सो दैट लॉस ऑफ द फ्यू कैन बी कंपनसेटेड। थर्ड है सर बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो पर्सन होता है जिसे पॉलिसी होल्डर नॉमिनेट करता है इंश्योरेंस बेनिफिट रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल सर, अगर एक हस्बैंड पॉलिसी लेता है और अपनी वाइफ को नॉमिनी बना देता है तो पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद क्लेम अमाउंट वाइफ को रिसीव होता है। फोर्थ है सर डिडक्टिबल। डिडक्टिबल वो अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है बिफोर द इंश्योर स्टार्ट पेइंग द क्लेम। ये कंसेप्ट मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में यूज होता है। इससे स्मॉल क्लेम पॉलिसी होल्डर खुद बियर करते हैं और इंश्योर का रिस्क कंट्रोल में रहता है। ओवरऑल सर, प्रीमियम, रिस्क पूलिंग, बेनिफिशियरी और डिडक्टिबल, ये चार कॉन्सेप्ट मिलकर इंश्योरेंस के वर्किंग मैकेनिज्म को डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि इंश्योरेंस सिस्टम प्रैक्टिकली कैसे ऑपरेट करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट मॉरल हजार्ड मीन्स इन इंश्योरेंस, हाउ इट अफेक्ट द इंश्योर एंड द पॉलिसी होल्डर रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मॉरल हजार्ड का मतलब होता है जब कोई पर्सन इंश्योर्ड हो जाता है तो कभी कभी वो रिस्क अवॉइड करने में उतनी सावधानी नहीं रखता, क्योंकि उसे लगता है अगर लॉस हुआ तो इंश्योर उसका फाइनेंशियल बर्डन बेयर करेगा। फॉर एग्जांपल सर, मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी कार का हाई वैल्यू इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस लेने के बाद अगर वो कार को केयरलेस जगह पर पार्क करने लगे या रेकलेस ड्राइविंग करे क्योंकि उसे लगता है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल चुकी है, तो बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको मॉरल हजार्ड कहते हैं। सर, लाइफ इंश्योरेंस में भी ये सिचुएशन आ सकती है। कभी कभी पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के बाद अपनी लाइफस्टाइल हैबिट जैसे स्मोकिंग या रिस्की एक्टिविटीज प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करते। इससे इंश्योर के लिए रिस्क बढ़ जाता है। मॉरल हजार्ड की वजह से क्लेम के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और इंश्योर के कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट ये होता है कि ऑनेस्ट पॉलिसी होल्डर के लिए भी प्रीमियम इंक्रीज हो सकते हैं, जो सिस्टम के लिए अनफेयर हो जाता है। इसलिए सर, एलआईसी और दूसरे इंश्योर मॉरल हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं, जैसे डिडक्टिबल्स, को पेमेंट क्लॉज, वेटिंग पीरियड और पॉलिसी इशू करते वक्त थॉरो अंडरराइटिंग प्रोसेस। ओवरऑल सर, मॉरल हजार्ड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंश्योरेंस सिस्टम सस्टेनेबल और फेयर बना रहता है, दोनों के लिए, इंश्योर और पॉलिसी होल्डर के लिए भी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी क्वेरी या कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं एलआईसी एएओ इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।